जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको पॉलिटिकल सीरीज के अंतर्गत जो आने वाली आपको एडवांस फैक्टर है, ठीक है ना, यानी कि जिससे आपको मतलब एग्जाम में विविध प्रकार के जो आपको क्या होते हैं, क्या आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित यह आपको चौथा आपको क्या है कि वीडियो है। इससे पहले भी आपको 3 वीडियो जो है वो आपको डाल दी गई, तो आप वहां से जाकर क्या करेंगे कि पहले उस 3 वीडियो को देख लेंगे, जिसके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे, तो आप वहां से जाकर इसके मतलब फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, तो आज के टॉपिक का पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 245 से 255, ठीक है ना। और इसी अनुच्छेद के बीच में क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो विधायी संबंध है उसका क्या है, उल्लेख है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो देखिए, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं वह आपको राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि संविधान के जो अनुच्छेद है 163, क्या है 163, उस 163 अनुच्छेद में यह बात स्पष्ट तौर से कहा गया है कि आपको क्या होगा कि राज्यपाल के सहायता में और उसके मतलब क्या कि राज्यपाल को परामर्श देने के लिए एक आपको क्या होगा कि मंत्रिपरिषद होगी राज्य में, ठीक है ना। और उसके जो आपको प्रधान होंगे मुख्यमंत्री होंगे। तो इस मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वह आपको अनुच्छेद 164 के तहत क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपको राज्यपाल। क्या हो जाएगा? राज्यपाल। तो इन चीजों का आपको अच्छे से याद रखना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको राज्यपाल करते हैं। और राज्यपाल मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं, ठीक है ना, वो आपको किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, तो ये आपको अनुच्छेद 164 के तहत, किसके तहत? अनुच्छेद 164 के तहत। इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि अनुच्छेद 163 में क्या है, तो इस बात को भी समझिएगा, ठीक है ना। तो ये जो आर्टिकल 163 है इसमें आपको यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है क्या कि ये जो मंत्रिपरिषद होंगे, क्या होंगे? मंत्रिपरिषद, राज्य की मंत्रिपरिषद की बात हो रही है, ठीक है ना। ये जो मंत्रिपरिषद होंगे वो आपको राज्यपाल को क्या करेंगे कि आपको सहायता करेंगे। क्या करेंगे कि राज्यपाल को सहायता करेंगे और उससे क्या करेंगे, परामर्श देंगे। क्या करेंगे? परामर्श देंगे। तो इस बात को आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए, तो इसको क्वेश्चन के रूप में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कन्वर्ट होगा, इस बात को समझिए, ठीक है ना। तो आपसे प्रश्न यह किया जाएगा कि बताइए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आपको कहना होगा कि राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 164। क्या हो जाएगा? 164। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 163 में क्या है, तो हम कहेंगे कि अनुच्छेद 163 में यह बात स्पष्ट तौर से कही गई है कि राज्य में राज्यपाल के कार्यों में सहायता व परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद के जो प्रमुख होंगे राज्य में वह आपको मुख्यमंत्री होंगे। कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसके जो प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं, तो वो आपको मुख्यमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, यानी कि चीफ मिनिस्टर जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि अपने मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं राज्य में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। तो वही आपका प्रश्न कह रहा है, क्या ध्यान से सुनेगा कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। कौन करते हैं? राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति अगर कहा जाए तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो ऑप्शन ए कह रहा है राज्यपाल, ऑप्शन बी कह रहा है मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी कह रहा है उप मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी कह रहा है विधानसभा के अध्यक्ष। तो याद रखिएगा कि राज्यों के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो आपको राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका के क्या है, राज्य की कार्यपालिका के जो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, वह कौन होते हैं, तो वह आपको राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं? राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल के सारे शक्ति का जो प्रयोग करते हैं वास्तविक रूप से वो आपको कौन करते हैं, तो आपको मुख्यमंत्री करते हैं। कौन करते हैं? मुख्यमंत्री करते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे तरीके से क्या करना है, समझना है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो वह आपको राज्यपाल होते हैं। लेकिन राज्यपाल के सारे संवैधानिक पावर का जो प्रयोग करते हैं वास्तविक तौर से वो कौन करते हैं, तो सामान्यतः आपको मुख्यमंत्री करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य की कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं आपको राज्यपाल। तो वही प्रश्न कर रहा है कि राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो आपको राज्यपाल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न
कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आपको निहित है, क्या है, निहित है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं देखिए, और इस ऑप्शन से हम इसे क्या करेंगे कि आपको विचार करेंगे। तो देखिए, तो यहाँ पर भाग 1 दिया हुआ है, क्या है, 1 दिया हुआ है। उसके बाद आपको ऑप्शन में दिया हुआ है भाग 2, क्या दिया हुआ है, भाग 2। उसके बाद है आपको भाग 3, क्या है, भाग 3। और उसके बाद जो है वो आपको भाग 4 है, क्या है, भाग 4 है। तो साथियों याद रखना, ठीक है ना, कि ये जो भाग 1 है, क्या है, भाग 1 है, उस भाग 1 में क्या है कि आपको भारत को राज्यों का क्या कहा गया कि आपको संघ कहा गया। कहने का मतलब हुआ कि भारतीय जो राज्य है, क्या है, राज्य और उसके जो संघ क्षेत्र है उसके बारे में आपको क्या किया गया, चर्चा किया गया। मतलब कि भारत और उसके राज्य क्षेत्र किसमें है, तो आपको यानी कि भाग 1 में। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाग 1 में क्या है, तो आपको यानी कि भारतीय संघ और उसके जो आपको राज्य क्षेत्र है, क्या है, राज्य क्षेत्र है, उसकी क्या की गई कि आपको चर्चा की गई, क्या की गई है, चर्चा की गई। भाग 2 में जो है वो आपको नागरिकता, क्या है, नागरिकता। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है कि भाग 2 में क्या है, नागरिकता है। उसके बाद है आपको भाग 3, तो भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार है, क्या है, मौलिक अधिकार है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे ध्यान से सुनिएगा, भाग 4, इसमें आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कहने का मतलब डीपीएसपी, यानी कहने का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसके बारे में जो आपको चर्चा की गई है वो आपको भाग 4 में। तक कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि भारतीय संविधान में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो वह आपको ब्रिटेन से लिया गया। और भारत में नागरिकता संबंधित जो अधिनियम बना था वह आपको वर्ष आपको 1955 में बना था, और इसी में आपको संशोधित रूप जो है इसका, या इसी में जो संशोधन हुआ था वर्ष 2019 में हुआ था, जिस पर काफी ज्यादा बवाल हुआ था, ठीक है ना। फिर है आपको मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार जो है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है, क्या है, प्रेरित है। और मौलिक अधिकार मूल संविधान के अनुसार क्या था कि भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है भारतीय नागरिकों को दिए गए, ठीक है ना, भारतीय नागरिक नहीं कहेंगे, सीधे कहिए कि आपको जो भी हम लोगों को मौलिक अधिकार जो प्राप्त है वो आपको 6 प्रकार के प्राप्त है। तब हम यहाँ से कहेंगे कि सर भारतीय नागरिक क्यों नहीं कहेंगे, तो क्योंकि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो आपको विदेशियों को भी प्राप्त है, क्या है, विदेशियों को भी प्राप्त है, भारतीयों को भी प्राप्त है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि केवल भारतीय नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो देखिए, तो शुरू में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है ना, वो आपको 7 प्रकार के दिए गए थे, वर्तमान में 6 प्रकार के। तो एक मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, इसको क्या होता है कि संविधान में 44वें संविधान संशोधन करके 1978 में से क्या कर दिया गया था कि आपको हटा दिया गया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। फिर आइए कि भाग 4 है, क्या है, भाग 4 है। तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी के बारे में चर्चा की गई है, और ये जो डीपीएसपी है यह आपको आयरलैंड से क्या है कि प्रेरित है। कहने का मतलब हो गया कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आपको कहां से लिया गया है, जानते हैं, तो यह आपको आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। तो याद रहेगा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है, तो यह आपको आयरलैंड से लिया गया था। इन चीजों का आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है, क्या करना है, समझना है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज समझ में आ गएंगे। तो आपका प्रश्न वही कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व समाहित है, तो हम क्या कहेंगे, भाग 4 में। अब देखिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार निहित है, तो देखिए, तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में। वही अगला प्रश्न है, चलिए फिर उससे अगला प्रश्न कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो देखिए, नागरिकता का जो उल्लेख है भारतीय संविधान में वो आपको भाग 2 में, क्या है, भाग 2 में। और याद रखिएगा कि अभी जो संविधान में भाग है वो आपको टोटल 25 है, कितने हैं, 25 है, जबकि शुरू में जो थे भाग आपको वो आपको 22 थे, क्या थे, 22 थे। फिर पूछ दिया जाएगा वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो 470 से क्या है आपको अधिक है, क्या है, अधिक है। लेकिन शुरू में जो अनुच्छेद की संख्या थी वो आपको 395 थी। इन बातों को भी याद रखना है। शुरू में यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय आपको अनुसूची जो थी 8 थी, जो कि आपको वर्तमान में बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। याद रखिएगा कि जो फाइनेंस कमीशन होते हैं, ठीक है ना, उसके जो मेंबर होते हैं उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ से साथियों याद रखना है वित्त आयोग, क्या है, वित्त आयोग। तो यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले वित्त आयोग की नियुक्ति, तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति करते हैं ना वो आपको राष्ट्रपति करते हैं, क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। और देखिए, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, तो आपको राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत क्या करते हैं कि आपको वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर वित्त आयोग का कार्य क्या है। तो देखिए, तो केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है कि जो आपको क्या वित्त है, ठीक है ना, जो आपको रुपये पैसे धन है
उसका बंटवारा किस प्रकार से हो, ठीक है ना, उसका ये क्या करता है, निर्धारण करता है, ठीक है ना, कि किस राज्य को कितने रुपए की राशि जो है वो आपको दी जाए, ठीक है ना। तो देखिए, तो वित्त आयोग जो है इसके गठन कौन करते हैं, राष्ट्रपति। और वित्त आयोग कैसी संस्था है, तो आपको एक संवैधानिक संस्था है और इसकी जो नियुक्ति होती है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, मतलब कि वित्त आयोग का जो गठन किया गया है ना, वो आपको अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। तो इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि वित्त आयोग में सदस्य की संख्या कितनी होती है। तो साथियों, वित्त आयोग में जो सदस्य की संख्या होती है वो आपको 5 होती है। कितनी होती है, 5, और भी आपको अध्यक्ष सहित, क्या कहेंगे, अध्यक्ष सहित। तो अगर हम आपसे प्रश्न कर देंगे कि बताइए वित्त आयोग में सदस्य की संख्या कितनी होती है अध्यक्ष सहित, आप क्या कहोगे, 5। तो इसके सदस्य और इसके अध्यक्ष सबकी जो नियुक्ति करते हैं कौन करते हैं, तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो यह आपको 1951 में हुआ था। और प्रथम वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे, याद रखिएगा, वो आपको केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। याद रखना है कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन, तो आपको केसी नियोगी। और वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो आपको एनकेसी है। कौन है, एनकेसी है। और वर्तमान में आपको 15वां वित्त आयोग चल रहा है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आपको दिखता नहीं होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, 15वें वित्त आयोग अभी चल रही है, उसके अध्यक्ष एनकेसी है। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, केसी नियोगी थे। क्या थे, केसी नियोगी थे। वित्त आयोग का गठन जो हुआ था, पहले वित्त आयोग का कब हुआ था, 1951। वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि वित्त आयोग का कार्यकाल अगर कोई पूछ देगा तो याद रखिएगा कि वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है ना, वो आपको 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो उम्मीद है कि वित्त आयोग से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को आप क्लियर कर लेंगे। तो वहीं देखिए प्रश्न खड़ा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, तो वे आपको राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति। आगे देखिए अगला प्रश्न खड़ा है कि भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना है, तो अभी बताएं कि भारत में वित्त आयोग का जो कार्यकाल है वो कितना है, तो आपको 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष है। आगे देखिए कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करता है। कल भी समझाए थे। तो देखिए, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो करते हैं वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना जो करते हैं कौन करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। याद रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना जो करते हैं कौन करते हैं, तो आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं धन विधेयक, ठीक है ना, इसकी जो चर्चा है वो आपको अनुच्छेद 110 में, किसमें है, अनुच्छेद 110 में। याद रखिएगा कि धन विधेयक की चर्चा क्या है, अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक किस प्रकार के विधेयक होते हैं, तो हम कहेंगे कि सर ये जो होते हैं आपको सरकारी विधेयक होते हैं। क्या होते हैं, सरकारी विधेयक होते हैं। और साथियों एक चीज याद रखिएगा, ठीक है ना, कि अगर लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना, कि अगर किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दे तो उसके प्रकृति पर जो है वो आपको संसद में सवाल नहीं उठाए जा सकते। इस बात को भी याद रखना है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित कर दे तो उस विधेयक की प्रकृति पर कभी भी आपको क्या होगा कि संसद में किसी प्रकार की कोई प्रश्न चिन्ह जो है वो आपको नहीं लगाया जा सकते। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि धन विधेयक जो है आपको कोई विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। मतलब इसका निर्णय कौन करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 110 में। और धन विधेयक किस प्रकार के विधेयक होते हैं, तो साथियों कहेंगे हम लोग सरकारी विधेयक। तो इसको सरकारी विधेयक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह आपको सरकार के मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं। किसके द्वारा पेश किए जाते हैं, सरकार के मंत्री द्वारा। तो याद रखिएगा कि जिस विधेयक को सरकार के मंत्री द्वारा पेश किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं, क्या जानते हैं, तो आपको सरकारी विधेयक। क्या कहते हैं, सरकारी विधेयक। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, तो यह आपको लोकसभा में। कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। याद रखिएगा कि धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है, लोकसभा में। किसके अनुमति से पेश किया जाता है, तो आपको प्रेसिडेंट, क्या है, प्रेसिडेंट की अनुमति से। याद रखना है कि धन विधेयक जो है, ठीक है ना, उसे जो आपको लोकसभा में पेश किया जाता है किसके अनुमति से, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको प्रेसिडेंट की अनुमति से। इस बात को याद रखना है। और धन विधेयक को क्या है कि राज्यसभा अपने पास विचार तक क्या कर सकता है कि 14 दिनों से अधिक दिनों तक नहीं रख सकता है। मतलब कि धन विधेयक पर विचार करने के लिए जो राज्यसभा को समय दिया गया कितने दिनों का, 14 दिनों का। अगर वो 14 दिनों के अंदर विधेयक को क्या कहता है कि अपना विचार जो है आपको नहीं लौटाता है विधेयक पर, ठीक है ना, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि इस धन विधेयक को पास मान लिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कौन कौन आएगा, समझिए कि धन विधेयक जो है, ध्यान से सुनिएगा, कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। धन विधेयक कैसे विधेयक होते हैं, सरकारी विधेयक, क्योंकि इसे सरकार के किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है लोकसभा में राष्ट्रपति के अनुमति से, ठीक है ना।
धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में है। किसमें है? अनुच्छेद 110 में है। कोई विधेयक जो है आपको अगर धन विधेयक है, ठीक है ना, अगर वो लोकसभा से विधेयक पारित हो गया धन विधेयक, तो राज्यसभा उसे विचार तक कितने दिनों तक अपने पास रख सकता है? अधिकतम तो 14 दिनों तक। अगर वह 14 दिनों से अधिक तक रख लिया, इसका मतलब कि यह विधेयक जो होगा वह क्या हो जाएगा कि स्वयं आपको पारित मान लिया जाएगा। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो निर्णय करता है वह कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखिए, कह रहा है कि वित्त विधेयक का जो उल्लेख है संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन एक दे रहा है अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 108। तो यहाँ पर 4 को आपको क्या है ऑप्शन है। तो इस चारों ऑप्शन को थोड़ा सा जान लीजिए, ज्यादा इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो अनुच्छेद 110 को चर्चा कर चुके हैं, किस पर? धन विधेयक है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 112, क्या है? अनुच्छेद 112। देखिए बड़ा ही रोचक है, ठीक है ना, अनुच्छेद 112 याद रखिएगा। अब हम कहेंगे सर अनुच्छेद 112 क्यों रोचक है? तो देखिए तो इसमें क्या है कि सरकार के जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, ठीक है ना, उसका उल्लेख किया गया है। तो कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको आप लोग कहते हैं बजट, क्या कहते हैं? बजट। ध्यान से सुनिएगा कि वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। इस बजट का जो उल्लेख है वो संविधान के किस अनुच्छेद में? तो हम क्या कहेंगे? 112। देखिए तो बजट का उल्लेख नहीं है, ध्यान से सुनना है कि बजट का उल्लेख संविधान में आपको अनुच्छेद जो 112 है उसमें नहीं है, उसमें आपको वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, ठीक है ना। लेकिन सामान्यतः हम इसे बजट कहते हैं। और बजट का मतलब क्या होता है? सरकार के वार्षिक आय व्यय का जो लेखा जोखा होता है उसी को बजट कहते हैं। और बजट जो है आपको संसद में जो पेश करवाते हैं वो कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति करवाते हैं। कौन करवाते हैं? राष्ट्रपति, अपने मंत्री परिषद के सहयोग से। तो उनके कौन मंत्री पेश करते हैं? तो वित्त मंत्री करते हैं। कौन करते हैं? वित्त मंत्री, ठीक है ना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पर एक अनुच्छेद है आपको, क्या ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, वह 117। क्या है? 117। तो देखिए तो ये जो अनुच्छेद 117 है इसमें आपको वित्त विधेयक की चर्चा की गई। किसकी चर्चा की गई है? वित्त विधेयक की। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 108 है। तो अभी बताए थे कि अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या होते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है वो आपको राष्ट्रपति बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? संसद के संयुक्त अधिवेशन, याद रखिएगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन जो है राष्ट्रपति बुला सकते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। और संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाया जाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लोकसभा अध्यक्ष। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि वित्त विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? ये 66 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 117 में। आगे देखिए, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत। तो देखिए तो लोकसभा को भंग कौन कर सकते हैं? राष्ट्रपति। लेकिन किसकी सलाह पर? तो आपको मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद करने का मतलब क्या हो गया कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति जो है लोकसभा को क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। क्या हो सकते हैं? भंग कर सकते हैं, अनुच्छेद 85 के तहत। इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो इसमें कई सारे अनुच्छेद दिए गए हैं जिस पर भी हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले है आपको अनुच्छेद 85। क्या है? अनुच्छेद 85। तो साथियों याद रखना कि अनुच्छेद 85 जो है इसके अंतर्गत क्या हो सकता है कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, मतलब लोकसभा को भंग कर सकते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद आपको क्या है कि 93। क्या है? अनुच्छेद 93। तो अनुच्छेद 93 के तहत क्या होते हैं कि ये जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति कहते हैं कि लोकसभा जो होते हैं अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और आपको क्या कहते हैं? उपाध्यक्ष चुनते हैं। मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, क्या है? उपाध्यक्ष, इसका जो आपको चुनाव करते हैं वो आपको कौन करते हैं? तो आपको संसद के सभी सदस्य मिलकर करते हैं। लोकसभा के सदस्य की बात हो रही है, ठीक है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जो आपका क्या होता है निर्वाचन होता है वो आपको अनुच्छेद 93 के तहत होता है। और इसमें क्या होता है जानते हैं कि सदस्य अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनती है और एक को उपाध्यक्ष चुनती है। इस बात को याद रखना है। उसके बाद है एक आपको अनुच्छेद है 356। तो अनुच्छेद 356 के तहत जो होते हैं वो आपको राष्ट्रपति शासन, क्या है? राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं, ठीक है ना। कि अनुच्छेद 356 क्या कहेंगे? तो आपको राष्ट्रपति शासन, क्या है?
राष्ट्रपति शासन। तो साथियों इसे अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। तो कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 352। तो देखिए 352 में याद रखिएगा कि आपको राष्ट्रीय आपात है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। 352 के तहत आपको राष्ट्रीय आपात, 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत वित्तीय आपात लगाए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक अनुच्छेद और दिया हुआ है 365। क्या दिया हुआ है? 365। समझिएगा, बड़ी ही रोचक अनुच्छेद है, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो आपको चूक हुई है आपको पंजाब में, तो देखते हुएगा कि अभी दो अनुच्छेद जो है वो आपको काफी दौड़ रहा है। एक आपको अनुच्छेद 365 और एक अनुच्छेद 355। तो देखिए अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि राज्यों की रक्षा करना क्या है, कि आपको मतलब केंद्र का दायित्व है। क्या है? केंद्र का दायित्व है। और अनुच्छेद जो 365 है, क्या है? 65 है, उसमें यह कहा गया है क्या, कि राज्य अगर, ठीक है ना, कि केंद्र के किसी बात की अवहेलना करता है या आपको क्या है कि किसी प्रकार की जो आपको क्या कहते हैं कि गैर संवैधानिक गतिविधियां को उत्पन्न करता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगा कि ये जो केंद्र है वहां के शासन को अपने हाथों में ले सकता है, ठीक है ना। और आर्टिकल 356 का प्रयोग करके वहां पे राष्ट्रपति शासन को लागू कर सकता है। तो अभी खूब सुनते होइएगा, अनुच्छेद 365 और अनुच्छेद 300 क्या कहते हैं? 55। अनुच्छेद 355 में यह कहा गया है कि राज्यों की रक्षा का जो दायित्व है वह किसका है? तो आपको यानी कि केंद्र को है, ठीक है ना। फिर आपको 365 में कहा गया है, ठीक है ना, कि अगर केंद्र के किसी बात की, ठीक है ना, या अवहेलना करता है आपको राज्य, या आपको गैर संवैधानिक गतिविधियां में अगर राज्य शामिल होता है, ठीक है ना, तो इससे परिस्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन जो है वो आपको लगाया जा सकते हैं। तो पंजाब में आपको देखिएगा कि हो सकता है मे भी कि आपको राष्ट्रपति शासन जो है लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर आपको सबसे पहले दुहाई दी जाएगी अनुच्छेद 365 की, क्योंकि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में आपको चूक हुई है। क्या हुई है? चूक हुई है, ठीक है ना। तो इस बात को लेकर भी वहां पे ये हो सकता है। अभी देखते होइएगा कि तरह तरह के जो आपको क्या है कि जो जांच एजेंसियां है वो वहां पर क्या हो रहा है कि अपने स्तर से जांच कर रही है। अगर दोषी पाए गए तो दोषी अधिकारियों या इसके अलावा जो है हो सकता है कि मे भी वहां पे राष्ट्रपति शासन को भी लागू किया जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अनुच्छेद 365 को समझ गए होइएगा, ठीक है ना, कि इस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर राज्य केंद्र की किसी बात की अवहेलना करता है या गैर संवैधानिक गतिविधियों में शामिल होता है, तो ऐसे परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि उस राज्य की जो सत्ता है, ठीक है ना, उस सत्ता को बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू किए जा सकते थे। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कह रहा है, देखिए ध्यान से, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई? तो देखिए, तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ना वो आपको अनुच्छेद 17। तो देखिए अनुच्छेद 17 में क्या है, ध्यान से सुनेंगे, वो आपको छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता को अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, ठीक है ना। अब बाद में कुछ चीजों को छोड़कर, सेना संबंधी, विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर। उसके बाद है अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 25 में आपको क्या है? अंतःकरण की स्वतंत्रता है। आपको जिस धर्म को मानना है, जिसको मानना है उसे मान सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि किसी कोई राम को मानता है, राम को मान सकता है, कोई रहीम को मानता है, कोई आपको रहीम को मान सकता है, ठीक है ना। कोई मान के चलिए क्या है कि श्रद्धा कपूर को मानता है, तो उसे श्रद्धा कपूर को मानने की भी क्या है कि आपको स्वतंत्रता है। मतलब कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, मतलब कि आपका दिल जिसको कहता है, आपकी आत्मा जिसको कहता है, आप उसको क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। तो वही है आपको अनुच्छेद 25 में याद रखिएगा, अंतःकरण की स्वतंत्रता नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 18 में जो है वो आपको उपाधियों का अंत किया गया। क्या किया गया है? उपाधियों का अंत किया गया। इन बातों को याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको अनुच्छेद जो है आपको 17 छुआछूत का अंत किया गया, और एक अनुच्छेद 19 का, इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो देखिए, तो संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है कि आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन है साथियों? तो सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता। क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। देखिए, अब बोलिएगा तो अकेले तो बोलिएगा नहीं, क्या मतलब अकेले हम बोल रहे हैं तो नहीं ना बोल रहे हैं, आप लोग हमें सुन पा रहे हो। क्या है? सुन पा रहे हो, एकदम इजी वे में सुन पा रहे हो, ठीक है ना। तो हम अकेले बड़बड़ाएंगे नहीं, बड़बड़ाएंगे। तो इसका मतलब है कि हम सभा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सभा कर सकते हैं। तो दूसरा है हमें सभा करने की स्वतंत्रता। क्या है? सभा करने की स्वतंत्रता, लेकिन बिना हथियार के। क्या? बिना हथियार के अशांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है ना। ये नहीं कि आप हथियार ले लीजिए और सभा कीजिएगा, ऐसा संभव नहीं है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19 के अंतर्गत पहला स्वतंत्रता जो है बोलने की स्वतंत्रता है। 6 स्वतंत्रता दी गई इसके अंतर्गत, ठीक है ना। उसके बाद सभा करने की स्वतंत्रता। अब हम सभा कर लिए तो मूड हुआ कि नहीं सर कि एक स्टूडेंट यूनियन बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलो, तो यहाँ पर तुम संघ बना सकते हो या आपको संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। उसके अलावे
आपको क्या जब संघ बना लिए, ठीक है ना, तो चलिए तो इसका प्रचार प्रसार है खाली आपको क्या होना चाहिए, सीतामढ़ी में नहीं होना चाहिए। चलिए पटना चलते हैं, दिल्ली चलते हैं, प्रयागराज चलते हैं, क्या इस प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको विचरण करने की स्वतंत्रता है, क्या है, विचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से क्या करना है कि समझना है, क्या करना है, समझना है, ठीक है ना। विचरण मतलब होता है घूमने की स्वतंत्रता, क्या होता है, घूमने की स्वतंत्रता। तो आप देश के किसी भी कोना में क्या कर सकते हो, घूम सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद जो है विचरण के बाद जो है ध्यान से सुनिएगा, वह आपको रहने या बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। मतलब आप कहीं पर रह सकते हैं या बस सकते हैं, यह आपको स्वतंत्रता है। और छठा जो है आजीविका चुनने की स्वतंत्रता, क्या है, आजीविका चुनने की स्वतंत्रता। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हम लोगों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, तो 6 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बोलना हमारी मन होगी, हम बोलेंगे, अकेले नहीं बोलेंगे, सभा करेंगे, क्या करेंगे, सभा करेंगे। तो दूसरा हो गया सभा करने की स्वतंत्रता, आप वो भी बिना हथियार के एकत्र हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है आपको जब एकत्र हो गए तो इसमें से बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर संघ बनाई नहीं, चलिए स्टूडेंट यूनियन बना दिए। कभी कभी देखते हो व्यापारी सब इकट्ठा हो जाता है, व्यापारी संघ बना देते हैं, तो आपको संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है। संघ बना लिए तो संघ क्या आप अकेले सीतामढ़ी में रखिएगा, ऐसा तो है नहीं। आप दरभंगा कहिएगा, चलिए इसको फैलाते हैं, चलिए पटना फैलाते हैं, चलिए आपको प्रयागराज में फैलाते हैं, दिल्ली में फैलाते हैं, हरियाणा में फैलाते हैं। मतलब आपको देश के किसी भी कोना में क्या है कि विचरण करने की क्या है कि आपको स्वतंत्रता है। चलिए इसके अलावा आपको क्या है कि रहने बसने की स्वतंत्रता है। सपोर्टेड मान के चलिए कि आप यहाँ से गए ऊटी, क्या गए हैं, ऊटी, ठीक है ना, घूमने, लेकिन ऊटी में आपको मन लग गया, क्या हो गया, मन लग गया। तो देखो भाई अकेले मन नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो सपोर्टेड की आपकी नई नई शादी हुई और आप हनीमून टूर पे कहाँ गए, ऊटी गए, कहाँ गए, ऊटी गए। और आपके जो सामने वाले जो आपके पार्टनर है वो बोलते हैं कि थोड़ा दिन और रुक जाइए ना, क्या कीजिए, और रुक जाइए ना, कि मुझे ऊटी काफी अच्छा लगता है। चलो ऊटी के बाद आपको क्या है कि अन्य जगह पे भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है हमारे भारत में जो हिल स्टेशन है जो आपको इस सब के लिए जाने जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपकी पार्टनर कहती है कि 10 दिन और रुक जाइए ना, चलो भाई, तो तू रुक गया, तो इसको कहेंगे रहने की स्वतंत्रता। अब आपकी लाइफ पार्टनर कहती है कि नहीं हम जब रहेंगे तो ऊटी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ऊटी में रहेंगे, कहाँ रहेंगे, ऊटी में रहेंगे। अब ऐसे परिस्थिति में क्या है कि आपको तो अपना जो मूल जगह है उसे छोड़ना पड़ेगा, क्या होगा, छोड़ना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप पैतृक संपत्ति अगर आपके पास अधिक है, अकूत है, तो ऐसे परिस्थिति में आप ऊटी में भी जमीन खरीद के क्या कर सकते हैं, क्या बस सकते थे। देखिए तो रहना मतलब होता है कुछ दिनों के लिए, अब बसना मतलब होता है अस्थायी रूप से, क्या है, अस्थायी रूप से, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर रहने बसने की स्वतंत्रता है, क्या है, स्वतंत्रता है। तो जब मान के चलिए अगर आप ऊटी में रहिएगा तो क्या कमाने खाने पीने के लिए कुछ तो कीजिएगा ना, क्या, तो आपको आजीविका चुनने की स्वतंत्रता है आपकी योग्यता के अनुसार, क्या है, योग्यता के अनुसार। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। तो दोस्तों कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, तो हम क्या कहेंगे कि आपको 6 प्रकार की जो है वो आपको स्वतंत्रता दी गई। कौन कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, तो देखिए बोलने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, विचरण की स्वतंत्रता, रहने या बसने की स्वतंत्रता, या आपको आजीविका चुनने की स्वतंत्रता। तो आइए इस चीज को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। फटाफट 2 मिनट में इसको हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं, तो आप क्या कहोगे, राज्यपाल। अनुच्छेद कितना, तो 164 के तहत। उसके बाद है कि आपको राज्यपाल के कार्यों में सहायता व परामर्श के लिए राज्य में एक मंत्री परिषद होगी जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होगा। किस अनुच्छेद में कहा गया, तो 163 में। इस बात को याद रखना है। राज्य की कार्यपालिका के जो आपको संवैधानिक प्रमुख होते हैं वो कौन होते हैं, तो आपको राज्यपाल होते हैं। कौन होते हैं, राज्यपाल होते हैं। और याद रखिएगा बिहार के राज्यपाल जो अभी आपको फागू चौहान है, ठीक है ना। और राज्य की कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। तो अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री है वो आपको श्री नीतीश कुमार है, ठीक है ना। चलिए आइए उसके बाद है कि भाग 1 में किसकी चर्चा है, तो देखिए तो भाग 1 में भारत और उसके जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में क्या की गई, कि आपको चर्चा की गई। भाग 2 में जो आपको नागरिकता, तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया, तो हम कहेंगे ब्रिटेन से। चलिए भाग 3 में मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स है FR, ये हमारे देश में अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। शुरू में आपको क्या था, नागरिकों को यानी कि क्या था कि 7 प्रकार के आपको मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है, ठीक है ना, वो जो दिए गए 6 प्रकार के। और एक जो मौलिक अधिकार था संपत्ति के अधिकार, उससे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। और अब संपत्ति का जो अधिकार है, ध्यान से सुनिएगा, वह आपको केवल कानूनी अधिकार है और इसका जो उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 300 के क में है। तो इन बातों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। तो आगे चलेंगे
तो क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कि भाग 4, तो भाग 4 में आपको डीपीएसपी की क्या की गई, की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद पूछेंगे तो 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, और यह आपको हमारे देश में आयरलैंड से क्या है कि आपको प्रेरित है। तो इन बातों को अच्छे से आपको समझना है। वित्त आयोग, वित्त आयोग का गठन करता है कौन, राष्ट्रपति, किस अनुच्छेद के तहत, 280 के तहत। इसका मतलब है कि वित्त आयोग आपको एक संवैधानिक संस्था है, और इसका गठन किस लिए हुआ था, तो केंद्र और राज्यों के बीच में जो धन का बंटवारा है वो सही ढंग से हो इसलिए हुआ था। पहले वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में, और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो आपको केसी नियोगी थे, और वर्तमान में आपको 15वें वित्त आयोग है जिसके अध्यक्ष आपको कौन है, तो आपको एनकेसी है। कौन है, एनकेसी है। वित्त आयोग में कितने सदस्य होते हैं, 5 होते हैं, याद रखिएगा। और वित्त आयोग के जो आपको कार्यकाल होते हैं वो भी आपको 5 वर्ष के होते हैं, और वित्त आयोग के जो भी आपको सदस्य होते हैं या इसके अलावा जो इसके अध्यक्ष होते हैं उसकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं, तो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो इसी बात पर आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत के जो अभी राष्ट्रपति है वो आपको कौन है, और इसके अलावा उनका क्रम के हिसाब से कौन सा नंबर है, यह भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जो धन विधेयक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी परिकल्पना कौन करते हैं, तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है आपको ओम बिरला, ठीक है ना। और जब भी लोकसभा अध्यक्ष से क्वेश्चन आएगा तो एक चीज को याद रखिएगा कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जो थे वो आपको कौन थे, तो वह आपको जीवी मावलंकर थे, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इसीलिए गणेश वासुदेव मावलंकर को हम लोग क्या कहते हैं, तो लोकसभा का पिता कहते हैं। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष वो आपको मीरा कुमार थी, इस बात को भी आपको याद रखना है, 2009 से 2014। अब आइए, धन विधेयक जो है इसका जो उल्लेख है वो आपको किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का क्या है कि आपको उल्लेख है, ठीक है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि धन विधेयक किस प्रकार के विधेयक है, तो यह आपको एक सरकारी विधेयक है। कैसा विधेयक है, सरकारी विधेयक है, ठीक है ना। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि धन विधेयक को सरकारी विधेयक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे सरकार के किसी मंत्री द्वारा ही क्या होते हैं कि आपको पेश किए जाते हैं। इस बात को याद रखना है। दूसरी बात कि धन विधेयक जो कहां पेश किए जाते हैं, लोकसभा में, किसके अनुमति से, तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति से। धन विधेयक को ये जो आपको राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक कर रख सकता है, तो 14 दिनों तक। तो इन चीजों को भी आपको बेहतर तरीके से समझना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्वेश्चन आएगा एक और, बताइए कि अनुच्छेद 112 जो है, इस अनुच्छेद 112 में क्या है, तो हम कहेंगे कि वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसका क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। और वार्षिक वित्तीय विवरण को ही सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं, बजट कहते हैं, ठीक है ना। और बजट जो होते हैं यह संसद में पेश करवाना राष्ट्रपति का काम है। किसका काम है, राष्ट्रपति का, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति सामान्यतः यह कार्य जो होते हैं अपने वित्त मंत्री के माध्यम से क्या करते हैं कि आपको करवाते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझना है। अनुच्छेद 117 जिसमें वित्त विधेयक की चर्चा है, अनुच्छेद 108 इसके तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अनुच्छेद 93 के तहत लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है, चुनाव होता है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 356 इसमें यह जान लीजिए स्पष्ट तौर से कहा गया कि अगर राज्य अगर केंद्र की किसी बात की अवहेलना करता है तो वहां पर क्या हो सकता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। उसके बाद है आपको अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। इसी में आपको प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है, फिर सभा करने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, विचरण की स्वतंत्रता है, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं पर रहने या बसने की स्वतंत्रता है। उसके बाद आपको आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज की इस कक्षा को हम यहीं पे विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।